अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है वाई डी एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का फर्स्ट आर्टिकल द हिंदू का हम पढ़ने वाले हैं। ओवर द बॉर्डर लाइन इसका टाइटल है। यह आर्टिकल लिखा हुआ है असम मिजोरम के बीच के सीमा विवाद पे कैसे इसका सोल्यूशन लाया जाएगा, है ना, इस चीज़ के ऊपर। इंटरेस्टिंग लिखा हुआ आर्टिकल है। टॉपर्स की तरह पढ़ना है आपको। हर सेंटेंस जैसे ही मैं ट्रांसलेट करूँगा उसकी ग्रामर, स्ट्रक्चर, वोकैबुलरी अलग से हम देखेंगे और आज की सारी स्ट्रक्चर्स, ग्रामर और वोकैब को अब अप्लाई करेंगे इस क्विज़ पे। 5 क्वेश्चंस हैं। जो कुछ सीखोगे ना इस आर्टिकल में वही सब इस पे अप्लाई होगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, वीडियो के लास्ट में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। 5 में से 5 नंबर आने चाहिए, पूरे मन से सीखना। चलिए शुरू करते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है ओवर द बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन तो आप जानते ही हैं, बॉर्डर की लाइन मतलब सीमा रेखा। कह रहा है सीमा रेखा के ऊपर बात कर रहा है असम मिजोरम के बीच के डिस्प्यूट की, जो बॉर्डर का ही डिस्प्यूट है, सीमा रेखा का विवाद है। अब ये टाइटल तो वैसे सिंपल सा है, लेकिन इसमें इसने एक चालाकी की है। बॉर्डर लाइन वर्ड का एक और मीनिंग भी होता है, ऐसी चीज़ जो डिफ़िकल्ट टू कैटेगराइज हो, किसी कैटेगरी में न रखी जा सकती हो, या फिर अनक्लियर हो, जो साफ ना हो। जैसे द स्टूडेंट्स विद बॉर्डर लाइन ग्रेड्स विल हैव टू वर्क हार्डर। स्टूडेंट्स जिनके ग्रेड्स बॉर्डर लाइन हैं, स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स जो हैं ना बहुत अच्छे हैं ना बहुत बुरे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को और ज़्यादा हार्डवर्क करना होगा, मेहनत करनी होगी। यहाँ पे बॉर्डर लाइन क्या बता रहा है? मार्क्स इस तरह के हैं, ग्रेड्स इस तरह के हैं, ना ये स्टूडेंट्स अच्छे स्टूडेंट्स कहलाते हैं ना ये स्टूडेंट्स खराब स्टूडेंट्स कहलाते हैं, एवरेज से स्टूडेंट्स है ना। तो बॉर्डर लाइन किसी भी चीज़ को बताता है जिसको डिफ़िकल्ट टू कैटेगराइज हो, किसी भी कैटेगरी में ना रखा जा सकता हो। तो यहाँ पे ये भी कहना चाह रहा है एक ऐसे डिस्प्यूट को हमें सुलझाना है जो बॉर्डर लाइन डिस्प्यूट है। अब देखने से समझ नहीं आ रहा ये लीगल डिस्प्यूट है या सोशल डिस्प्यूट है। अभी आगे देखेंगे, ये लीगल और सोशल दोनों एस्पेक्ट बताएगा इस डिस्प्यूट के। चलिए टाइटल पैराग्राफ से पता लगेगा क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है अ पीपल ओरिएंटेड अप्रोच फैसिलिटेटेड बाय द सेंटर कैन हेल्प रिजॉल्व असम मिजोरम रॉ। कह रहा है एक पीपल ओरिएंटेड जो अप्रोच है ना, पीपल ओरिएंटेड मतलब ऐसी अप्रोच जो लोगों पे, पीपल पे ओरिएंटेशन रखती हो, जिसका रुझान लोगों की समस्याओं की तरफ हो। कह रहा है ऐसी एक अप्रोच जो है ना जिसको फैसिलिटेट भी किया जाएगा, जिसको आसान बनाया जाएगा, जिसमें हेल्प की जाएगी सेंटर के द्वारा। कह रहा है ऐसी एक अप्रोच हेल्प कर सकती है रिजोल्व करने में असम और मिजोरम के बीच के रो को, इन दोनों के बीच के झगड़े को। समझ गए ना। तो ऐसी अप्रोच ही रखनी है हमें, खाली लीगल अप्रोच से काम चलेगा नहीं, आपको लोगों की बात को भी सुनना पड़ेगा। समझ गए। पीपल ओरिएंटेड अप्रोच की वर्ब है कैन हेल्प। फैसिलिटेटेड यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। फैसिलिटेट का मतलब होता है फैसिलिटी देना, हेल्प करना, ईज करना, किसी काम को आसान बनाना। वो वाली अप्रोच जिसको हेल्प मिलेगी या जिसको आसान बनाया जाएगा सेंटर के द्वारा। तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है फैसिलिटेटेड। यहाँ पे हेल्प आप जानते हैं अपने बाद में बेयर और टू दोनों इन्फिनेटिव लेता है। जैसे दे हेल्प्ड अस टू मूव दिस बॉक्स एंड दे हेल्प्ड अस मूव दिस बॉक्स। यहाँ पे अस के बाद में टू मूव लिखा है और यहाँ पे अस के बाद में मूव लिखा है, लेकिन हेल्प नाम की वर्ब कहती है कि कुछ भी लिख दो तुम, दोनों ठीक है ना। हेल्प टू मूव और हेल्प बिना जो के टू के मूव। वैसे यहाँ पे हेल्प रिजॉल्व और हेल्प टू रिजॉल्व दोनों ही ठीक होते हैं। रो का मतलब होता है झगड़ा, डिस्प्यूट, आर्ग्यूमेंट, ब्रॉल, फाइट, आपस की खींचतान को, तनातनी को बोलते हैं रॉ। चलिए अब एक काम करेंगे, फटाफट से लाइक और एक शेयर दे दो वीडियो को। दूसरा काम ये करना है आपको, आज के सारे वोकैबुलरी वर्ड्स मैं आपको दिखा देता हूँ, कौन कौन से वर्ड्स जो हैं एडवांस्ड वाले यूज हुए हैं इस आर्टिकल में, ताकि अपना फ्लो बने, पढ़ते हुए अपने को समझ में आए सब कुछ, है ना। ये अपनी वोकैबुलरी शीट है, टेलीग्राम ग्रुप से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। सुबह में आपको मिल जाती है इन्फॉर्मेशन, शाम में कौन सा आर्टिकल मैं पढ़ाऊँगा, सुबह 7 बजे मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। चलो आज के अपने 3 ही वर्ड्स हैं। एक पुराना वर्ड रिपीट होगा, रिटेलिएट, है ना। नए वर्ड्स हैं ड्रॉ डाउन, टैंप डाउन, मोर फॉर एक्सेसरवेट्स। पहले रिटेलिएट नाम के वर्ड को देख लेते हैं। 10-15 दिन पहले हमने किया है शायद। रिटेलिएट का मतलब होता है जवाबी हमला करना, एक वर्ब होती है ना, फाइट बैक करना। जैसे द गवर्नमेंट रिटेलिएटेड बाय थ्रोइंग द वायलेंट प्रोटेस्टर्स इनटू प्रिजन। गवर्नमेंट ने जवाबी हमला किया इन हिंसक प्रोटेस्टर्स को प्रिजन में फेंक के, जेलों में डाल के। तो रिटेलिएट का मतलब ये होता है स्ट्राइक बैक करना, सामने से जवाब देना। अब देखो रिटेलिएट की नाउन फॉर्म होती है रिटेलिएशन, जवाबी हमला, और इसकी नाउन से एडजेक्टिव फॉर्म बनती है रिटेलिएटरी।
तो रिटेलिएटरी जो एडजेक्टिव है ना, आज आप देखोगे इसकी एडजेक्टिव फॉर्म है रिटेलिएटेड नाम की जो है वर्ब की। अगला वर्ब है हमारे पास ड्रॉ डाउन और टैंप डाउन, दोनों फ्रेजल वर्ब्स हैं, है ना। ड्रॉ डाउन और टैंप डाउन, इनका मतलब होता है किसी चीज़ की इंटेंसिटी को, किसी चीज़ की, समझ गए ना इंटेंसिटी क्या होती है, उसको धीरे धीरे कम करना। कोई चीज़ जो है 100 की गाड़ी अगर 100 की रफ्तार पे चल रही है तो उसको धीमे धीमे करके 20 या 22 पे लाना, समझ गए ना। तो इंटेंसिटी कम करने को कहते हैं ड्रॉ डाउन या टैंप डाउन। बोथ द पार्टीज इंगेज्ड इनटू पार्लेज टू ट्रैम्प डाउन द टेंस सिचुएशन, दोनों पार्टियां जो है पार्लेज में लग गई। अब ये पार्ले वर्ड कल किया था हमने, पार्ले जी बिस्किट से मैंने आपको बताया था। पार्ले का मतलब होता है झगड़े को सुलझाने वाली वार्ता। दोनों ही पार्टियां वार्ता में लग गई, बातचीत में लग गई, डिस्कशन में लग गई, टैंप डाउन करने के लिए इस टेंस्ड सिचुएशन को, इस बहुत ज़्यादा बोझिल सिचुएशन को। तो टैंप डाउन का मतलब यही है, इसकी इंटेंसिटी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको डी एस्केलेट बोले और एवेट बोले। अब याद रखना, टैंप डाउन पे एक बहुत ही एक क्लासिक एरर होती है कि आपका जो एग्जामिनर है इसको टैंप डाउन लिखता है। अब इंग्लिश में TEMP वाली डाउन वाली कोई वर्ब है ही नहीं, ऐसी कोई फ्रेजल वर्ब TEMP से बनती ही नहीं है, TAMP वाली वर्ब है, ये अलग है, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा मॉर्फ। मॉर्फ एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है एक बहुत ही बड़े चेंज से गुजरना, कि आपकी कायाकल्प हो जाए, है ना। मॉर्फ का मतलब होता है हिंदी में कायाकल्प होना। जैसे द फ्लडिंग रिवर मोव्ड इनटू अ जायंट सी एंड एनगल्फ्ड द सिटी, ये बाढ़ आती हुई नदी जो थी मॉर्फ हो गई, बदल गई एक बड़े से समंदर में और पूरे शहर को निगल गई। अब देखो ये समंदर में बदलने का जो काम है ना, इसको कहते हैं मॉर्फ होना। पूरी तरीके से आपकी किसी चीज़ का कैरेक्टर चेंज हो जाए तो कहलाएगा मॉर्फिंग, है ना। चेंज बोल दो, ऑल्टर बोल दो, ट्रांसफॉर्म बोल दो। लास्ट वर्ड है हमारा एक्सेसरबेट, इसका मतलब होता है चीज़ों को और ख़राब बनाना, करेले को नीम चढ़ा बनाना, समझ गए। द मेडिसिन एक्सेसरबेटेड हर सिम्टम्स, मेडिसिन ने और ख़राब कर दिया उसके सिम्टम्स को। पहले तो सर दर्द हो रहा था, अब मेडिसिन लेने के बाद जो है बुखार भी आने लगा। तो इसको कहते हैं एक्सेसरबेट, एग्रावेट या एक्सेसरपेट, ये दोनों इसके सिनोनिम है, और जो है ख़राब बनाने के चीज़ों को। इसका नाउन फॉर्म होता है एक्सेसरबेशन। याद रखें, जितना ज़रूरी इन वर्ड्स को सीखना था डिटेल में, उससे ज़्यादा ज़रूरी है इनको रिवाइज़ करना। रिवाइज़ करने का काम आपको खुद करना है, ठीक है ना। चलिए समरी टाइम, मैं आपको बता देता हूँ किस मुद्दे के ऊपर लिखा हुआ है पूरा आर्टिकल। उससे पहले ऐड करूँगा एक छोटी सी चीज़। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो इंडिया के, जितना ज़रूरी उसके कॉन्सेप्ट सीखना है उतना ही ज़रूरी है लास्ट मोमेंट पे उसके एग्जाम्स को देना, मॉक टेस्ट को। और मॉक टेस्ट के अंदर टेक्स्ट बुक भारत का लीडिंग ब्रांड है। फॉर एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे, चाहे SSC हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे UPSC हो, चाहे डिफेंस हो, हर एग्जाम के हज़ारों मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं एक सिंगल पैकेज के अंदर। अब ये 17,000 मॉक टेस्ट का पूरा पैकेज जो है आपको मिलता है 299 रुपीज़ में 1 साल के लिए और 399 में 2 ईयर्स के लिए। और ध्यान रखें, जब आप बाय करें ना तो Y8010 कूपन कोड लगा लेना, 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। बाइंग लिंक को मैं डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कमेंट में पिंड है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। देखो समरी बिल्कुल सीधी सी है। असम मिजोरम के बीच का विवाद आपको पता है, सीमा का, जिसमें दोनों स्टेट के पुलिस वाले आमने सामने हो गए और असम के 6 पुलिस वाले मारे भी गए। अब ये विवाद धीमे धीमे नीचे हो रहा है, थम रहा है पॉलिटिकल लेवल पे। दोनों के CM तैयार हैं सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए इस मामले को सुलझाने के लिए। लेकिन इसी बीच एक और घटना हुई, असम के लोगों ने मिजोरम बॉर्डर पे जाकर के वहाँ पे तालाबंदी कर दी, ट्रक्स को भी जाने नहीं दे रहे मिजोरम में, खाने पीने का सामान भी मिजोरम में आज की डेट में नहीं पहुंच रहा। हमारा आर्टिकल क्या कह रहा है, अब लोगों को समझना होगा कि इस तरीके से काम नहीं चलेगा। दोनों स्टेट्स इंडिया का पार्ट हैं, आपस के झगड़े के अंदर पूरी दुनिया में इंडिया की नाक ना कटवाएं, है ना। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट को बीच बचाव करना होगा और एक पीपल ओरिएंटेड अप्रोच से ही करना है ना। ऐसा ना हो ऐसा कुछ सोल्यूशन कर दे सुप्रीम कोर्ट कि फिर लोग जो है आपस में एक दूसरे के सामने तनातनी करने लगे। तो पीपल ओरिएंटेड अप्रोच से लीगली इस मामले को सुलझाना है, दोनों पक्षों को शांत करके। और आसाम को चाहिए कि अपने लोगों को शांत रखे, इकोनॉमिक ब्लॉकेड जो मिजोरम का किया हुआ है उसको बंद करे। बस यही आज का आर्टिकल है। आज की टोन है सजेशन दे रहा है कैसे बॉर्डर के मामले को सुलझाया जाए। इसी समरी के ऊपर बेस्ड एक डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन दे रहा हूँ, 3 आर्ग्यूमेंट्स में उसका आंसर करना। बहुत लोग लिखते हैं, आज आप भी लिखना शुरू करो। क्वेश्चन आपका ये है कि इंडिया के इंटरनल बॉर्डर डिस्प्यूट्स बहुत सारे हैं। असम मिजोरम में है, फिर कुछ सदर्न स्टेट्स में है, फिर महाराष्ट्र का भी कुछ साउथ की स्टेट्स के साथ है। कितने गंभीर ये बॉर्डर के डिस्प्यूट्स हैं जो इंडिया के अंदर ही हैं, आपको कितने गंभीर लगते हैं और क्या आपको इनका सोल्यूशन लगता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूरे मन से सोचना, इसके ऊपर विचार करना। बॉर्डर के डिस्प्यूट्स कितने गंभीर हैं अंदर ही भारत के और इनका सोल्यूशन क्या हो सकता है। मैं भी लिखता हूँ, आप भी लिखा करो। मेरी आपको लिखी हुई फर्स्ट कमेंट में मिलेगी इसी वीडियो के, जो भी मैं डिस्क्रिप्टिव का आंसर लिखता हूँ।
शुरू करने वाला हूँ आर्टिकल। कह रहा है द ड्राइंग डाउन ऑफ टेंशंस बिटवीन असम एंड मिजोरम एट लीस्ट एट द लीडरशिप लेवल with the respective governments announcing the withdrawal of FIRs against the Chief Ministers of Assam and a Rajya Sabha MP from Mizoram among other steps comes as a great relief। कह रहे जो ड्राइंग डाउन है, अब देखो वर्ब के एनजी फॉर्म सब्जेक्ट बनी हुई है, जीरन कहलाएगी। ड्राइंग डाउन आपको बता दिया मैंने, किसी चीज़ को टैंप डाउन करना, धीमे धीमे डिक्रीज करना किसी की इंटेंसिटी को। कह रहे जो डिक्रीज होने का जो काम है, जो डी एस्केलेशन है टेंशंस का, तनाव का असम और मिजोरम के बीच, और कह रहे कम से कम लीडरशिप लेवल पे, लोगों में तो नहीं हुआ अभी भी, लोगों में अभी भी टेंशन है, लेकिन लीडरशिप लेवल पे हो गया है तनाव कम। अच्छा कैसे हुआ? के साथ ही विद, और किसके साथ? रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स के अनाउंस करने के। तो असम की गवर्नमेंट ने अपनी अनाउंसमेंट की, मिजोरम की गवर्नमेंट ने अपनी अनाउंसमेंट की। और अनाउंसमेंट किस चीज़ की? विड्रॉल करने की FIRs को। एक तो है चीफ मिनिस्टर और असम के खिलाफ, दूसरा एक राज्यसभा MP जो है मिजोरम, उनके खिलाफ। तो असम वालों ने अपनी मिजोरम वालों के खिलाफ जो FIR थी उसको विड्रॉ कर लिया और मिजोरम वालों ने अपनी FIR को पीछे खींच लिया। कह रहे अमंग अदर स्टेप्स, और भी कई स्टेप्स के बीच इसके साथ साथ कई और काम भी हुए। कह रहे ये जो ड्राइंग डाउन ऑफ टेंशन है ना, इस तरीके से दोनों ही स्टेट्स के लीडरशिप लेवल पे, कह रहे ये जो डी एस्केलेशन है ये कम्स होता है, आता है एक बहुत ही बड़ा रिलीफ बन के, बहुत ही बड़ी राहत बन करके। समझ गए ना? सिंपल सेंटेंस है। ड्राइंग डाउन आपका सब्जेक्ट है, कम्स उसकी वर्ब है। सब्जेक्ट जब भी जीरेंड बनेगा, वर्ब के ING फॉर्म बनेगा, उसकी वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। अब आओ इस सेंटेंस पे देखने वाली चीज़ देखिए, टाइटल से पहले हमेशा द को लगाया जाए, चाहे CM हो, चाहे PM हो, चाहे किसी फैक्ट्री का मैनेजर हो, और टाइटल का पहला लेटर हमेशा बड़ा रखा जाए। जैसे यहाँ पे मिनिस्टर का M, C का चीफ का C बड़ा है ना, द लगा के। अब मेरा आपसे एक सवाल है, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर और असम और एक राज्यसभा MP, ये दोनों एक ही आदमी हैं या अलग अलग हैं? वैसे तो आपको देख के पता लग रहा होगा, एक असम का एक मिजोरम का, ये अलग अलग आदमी है। लेकिन अगर ये मिजोरम और असम ना लिखा होता, खाली CM और राज्यसभा MP लिखा होता, तो उस केस के अंदर आप कंफ्यूज भी हो सकते थे। तो इसी क्वेश्चन को अपने इस कॉन्सेप्ट के जरिए आपको मैं समझा देता हूँ। सिंगल और डबल पोजीशन क्या होता है ना, देखो, आई ऑन अ ब्लू एंड वाइट कार दैट रन या रन्स ऑन पेट्रोल। मैं ऑन करता हूँ एक ब्लू और वाइट कार को जो कि पेट्रोल पे चलती है। अब देखो यहाँ पे आपका सवाल वही होगा, सर कारें कितनी हैं? ब्लू एक, वाइट एक, तो 2 कारें हो गई, या फिर एक ही कार है जो ब्लू और वाइट कलर की है? तो इसका जवाब है वाइट कार से पहले मैंने क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल लगाया या नहीं लगाया। ध्यान देना, जब दोनों के सामने आर्टिकल लगा हुआ है तो वो दोनों अलग अलग कारें हैं, और अगर दोनों का आगे आर्टिकल नहीं लगा हुआ तो वो एक ही कार है। तो यहाँ पे ये कार है ब्लू और वाइट, मतलब सिंगुलर कार है, एक ही कार है, तो दैट रन्स ऑन पेट्रोल। समझे मेरे बात को? वाइट के आगे कोई आर्टिकल नहीं आ रहा ना, वाइट कार बिना आर्टिकल के लिखा हुआ है ना, तो समझ लो एक ही कार है, ब्लू और वाइट उसका कलर है। लेकिन यहाँ देखो, आई ऑन अ ब्लू एंड अ वाइट कार दैट रन या रन्स ऑन पेट्रोल। अब इस केस में कारें 2 हो गई हैं, अ वाइट कार और अ ब्लू कार। समझे ना? बस कार इसके आगे मैंने लिखा नहीं है, कार यहाँ लिख दिया, दोनों का कॉमन है। तो अ ब्लू कार और अ वाइट कार, तो दैट रन ऑन पेट्रोल। बस ऐसे आपको याद रखना है। वैसे यहाँ भी आर्टिकल का चक्कर लगेगा। द CEO एंड द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज़ या हैव रिजाइंड। कंपनी के CEO और डायरेक्टर ने रिज़ाइन कर दिया है। अब एक ने किया है, 2 ने किया है, कैसे पता लगे? CEO ही डायरेक्टर हुआ तो एक ही आदमी है, और डायरेक्टर CEO अलग अलग हुए तो 2 आदमी है। पता लगेगा इस द नाम के आर्टिकल को देख के। टाइटल के आगे द लगता है, अगर दोनों का द अलग अलग लगा हुआ है तो समझ लो 2 आदमी है, हैव रिजाइंड। और अगर डायरेक्टर से पहले द को नहीं लगाया है, खाली CEO के आगे लगा के छोड़ दिया है, तो मतलब ये भी एक ही आदमी है ये, और इसके आगे आप लगा दो हैज़ रिजाइंड। बहुत ही सिंपल सा रूल है ये, बस आपको आर्टिकल को देखना है दूसरी वाली चीज़ के पहले, है ना, लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। वैसे ये पोजीशन पे भी लगता है। सैफ एंड करीनास लेटेस्ट मूवी या मूवीज इज या आर अ हिट। सैफ और करीना 2 एक्टर्स हैं, है ना, ये एक्टर हो गए, ये उसकी एक्ट्रेस होगी। अब इन दोनों की एक ही मूवी भी हो सकती है, और हो सकता है दोनों ने अलग अलग मूवी की भी जो है की हो। अगर इनकी एक ही मूवी है तो वो सिंगुलर है और इज अ हिट होगी। पता कैसे लगेगा? पोजीशन से। सैफ एंड करीनास, करीना के आगे पोजीशन लग गया, सैफ के आगे पोजीशन नहीं लगा। देखो सैफ से नहीं लिखा हुआ, पॉजेसिव नहीं बनाया हुआ। अब इसका मतलब है मूवी एक ही है, दोनों ने सिंगुलर मूवी की है। इस केस में मूवीज़ नहीं, मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा मूवी को, और आर नहीं, मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा इसको। तो सैफ एंड करीनास लेटेस्ट मूवी इज़ अ हिट।
पर यहाँ पे सैफ और करीना की अलग अलग मूवी हैं, दोनों ने अलग अलग मूवीज़ में काम किया है, मूवीज़ प्लूरल हो गया, तो आप यहाँ पे मूवीज़ लिखो और इसके जगह लिखो आर अ हिट नहीं हिट्स। ठीक है, चलिए ये आपका जो कॉन्सेप्ट है आज के क्विज में यूज़ होगा और बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। आर्टिकल और पोजेशन को देख के आपको बताना है दोनों चीज़ें एक ही हैं या अलग अलग हैं। कह रहे दीज एक्शंस फॉलोड द डेथ ऑफ 6 पुलिसमैन एंड अ सिविलियन फ्रॉम असम इन अ वायलेंट गन फाइट इन द बॉर्डर टाउन ऑफ वारनगंटे इन मिजोरम ऑन जुलाई 26, which exacerbated an already fraught situation between the states। कह रहे ये जो एक्शंस हैं ये फॉलो किए डेथ को, मौत को 6 पुलिस वालों की और एक सिविलियन की असम से। ये सब कुछ जो ऊपर वाला हुआ है ना, ये कब हुआ है? जब 6 पुलिस वाले और सिविलियन जब मारा गया जो है गन फाइट में, इन अ वायलेंट गन फाइट। और कहाँ पे? बॉर्डर टाउन में। ये इस नाम टाउन का नाम है वारंगटे है ना, मिजोरम में। और कब? जुलाई 26 को। कह रहा है और ये पूरी घटना वो घटना है जिसने एक्सेसरबेट कर दिया और ख़राब बना दिया, वर्स कर दिया पहले से एक फ्रॉड सिचुएशन को, पहले से एक तनाव भरी सिचुएशन को दोनों स्टेट्स के बीच में, राज्यों के बीच में। समझ गए? एक्शंस की वर्ब है फॉलोड, विच की वर्ब है एक्सेसरबेट। एक्सेसरबेट मैंने आपको बता दिया, किसी चीज़ को मेक वर्स करना, करेले को नीम चढ़ा बनाना। वर्सन, एग्रावेट, एक्सेसरबेट, एक्सेसपिरेट सब एक दूसरे के सिनोनिम है। यहाँ लिखा नहीं है मैंने, एक्सेसपिरेट लिख दूँ क्या? एक्सेसपिरेट, ठीक है, ये इसका सिनोनिम ही होता है चीज़ों को खराब बनाने का। चलिए आगे बढ़े। फ्रॉड होता है बहुत ही स्ट्रेस्ड हो, इंटेंसिफाइड हो। कह रहे द रिटेलिएटरी एक्शंस सच एज फाइलिंग FIR अगेंस्ट प्रोमिनेंट representatives at a time when locals in Barak Valley in Assam had already imposed a blockade disallowing trucks with essential goods from entering जो है मिजोरम, seem to indicate that the state's leadership were throwing away their scabbards, militating against their own moves to restore calm। कह रहे ये जो रिटेलिएटरी एक्शंस हैं, रिटेलिएटरी एक्शन कौन से एक्शन होंगे भाई? जवाबी हमले में किए हुए एक्शन। रिटेलिएशन नाम के नाउन से, रिटेलिएट नाम की वर्ब से रिटेलिएटरी नाम का एडजेक्टिव बनाया है। जब काउंटर एक्शन आप लेते हो, जवाबी हमला करते हो, तो वो कहलाते हैं रिटेलिएटरी एक्शन। कह रहे एक दूसरे के जवाबी जो हमले में जो एक्शंस थे, जैसे कि कैसे कैसे एक्शन? फाइल करना FIR को बड़े बड़े प्रोमिनेंट रिप्रेजेंटेटिव्स के खिलाफ। तो इसने क्या किया? मिजोरम वाले ने असम के CM के खिलाफ एक FIR फाइल कर दी अपने मिजोरम की थाने में, और असम वालों ने वहाँ के एक जो है MP के खिलाफ अपने यहाँ जो है FIR फाइल कर दी। कह रहे ऐसे जो स्टेप्स हैं ना, ऐसे जो एक्शन है, ऐसे एक वक्त पे जब लोकल जो है बराक वैली नाम की जगह पे असम के अंदर पहले से ही एक इकोनॉमिक ब्लॉकेट लगा के बैठे हैं। ब्लॉकेट का मतलब होता है तालाबंदी सी, बस बॉर्डर पे खड़े हो गए हैं और किसी भी ट्रक को अंदर नहीं जाने दे रहे, ब्लॉकेट कर रखा है। और कह रहे कैसे कर रहे हैं इस काम को? डिसअलाउ करके, मना करके ट्रक्स जो हैं जिनमें एसेंशियल गुड्स हैं, जिसमें अनाज है, दूध है, और क्या मना कर रहे हैं? एंटर करने को मिजोरम में। इस तरह की चीज़ भी करके जो है लोकल्स बैठे हैं। कह रहा है ये जो मूव है ना, ये वाले ऐसे एक्शंस वाले जो ये रिटेलिएटरी एक्शन थे, ये सीम्ड होते थे, दिखाई देते थे, इंडिकेट करते हुए इस चीज़ को कि दोनों स्टेट की जो लीडरशिप्स हैं वो थ्रो अवे कर रहे थे अपने स्कैबर्ड्स को। स्कैबर्ड का मतलब होता है म्यान, तलवार की म्यान को बोलते हैं, केस को बोलते हैं, शीत को बोलते हैं स्कैबर्ड्स। जब आप थ्रो अवे स्कैबर्ड्स करते हैं तो अपनी म्यान को फेंक रहे हैं, मतलब तलवार आपने बाहर खींच ली है। तो दोनों ही लीडरशिप के स्टेट्स ने जो लीडरशिप ने अपनी अपनी तलवारें खींच रखी थी, म्यानों को फेंक रखा था, मिलिटेट करते हुए, वायलेट करते हुए अपने खुद के मूव्स को जो रिस्टोर करने की थी, कॉम को जो बहाल करने की थी, शांति को। थोड़ा लंबा और थोड़ा सा घुमावदार सेंटेंस है, एक बार मैं रिपीट करूंगा फिर इसकी स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। कह रहे रिटेलिएटरी एक्शन, जवाबी हमले में की हुई कार्रवाइयाँ, जैसे कि FIR लगाना एक दूसरे की स्टेट के बड़े बड़े रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ, और ऐसे एक वक्त पे लगाई गई जब लोकल जो है बराक वैली में पहले से लगा चुके हैं एक ब्लॉकेट को, मना करते हुए ट्रक्स को कि नहीं घुसने देंगे मिजोरम के अंदर असम वाले लोकल्स, असम के लोग। कह रहे ये जो इस तरह के एक्शन थे ना FIR लगाने वाले, ये दिखाई देते थे दोनों स्टेट में, इंडिकेट करते हुए कि इनकी जो लीडरशिप है उन्होंने अपनी म्यानें फेंक दी हैं, इनकी लीडरशिप के लोगों ने अपनी तलवारें निकाल रखी हैं, है ना, थ्रो अवे कर रखा है अपने स्कैबर्ड्स को। और इस काम को किया इन्होंने मिलिटेट या वॉयलेट करते हुए अपने खुद के उस मूव को जो है रिस्टोर करने का काम को। तो अपना शांति का बहाल करने वाला जो सारी अप्रोच है उसको फेंक करके, वॉयलेट करते हुए दोनों स्टेट की जो लीडरशिप्स हैं एक दूसरे के सामने तलवारें खींच के खड़े थे। आई थिंक अब समझ गए होंगे, है ना, थोड़ा लंबा है। चलो अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब अपने देख लेते हैं स्ट्रक्चर को। एक्शंस की वर्ब है सीम्ड, लोकल्स की वर्ब है हैड ऑलरेडी इम्पोज्ड,
लीडरशिप्स की वर्ब है वर थ्रोइंग अवे, थ्रो अवे स्कैबर्ड्स, म्यान को फेंकना। डिसअलाउइंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है, जब लोकल्स ने ब्लॉकेड को लगाया उसी वक्त पे वो ट्रक्स को भी जाने से मना कर रहे थे, डिसअलाउ कर रहे थे। और मिलिटेटिंग भी यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है, जब लीडरशिप ने म्याने फेंक रखी थी तभी वो मिलिटेट या वॉयलेट कर रहे थे अपने खुद के ही मूव्स को, शांति को बहाल करने के। समझ गए? प्रोमिनेंट का मतलब होता है बहुत बड़ा हो, डोमिनेंट हो, प्रीडोमिनेंट हो, जो इंपॉर्टेंट हो, इन्फ्लुएंशियल हो। और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं, बढ़े आगे। चलो, ऐसे लंबे लंबे घुमावदार सेंटेंस एक दो और आएंगे, है ना। कह रहा आफ्टर ऑल द गवर्नमेंट्स हैड टेकन द राइट डिसीजन टू विड्रॉ देयर पुलिस फोर्सेज फ्रॉम a 4 kilometer disputed stretch and let it be manned by center paramilitary forces till a permanent solution is found on the border question। अब बता रहे इनको अकल कैसे आई। पहले तो तलवारें खींच के खड़े थे FIR लगा के, कह रहे लेकिन सब चीज़ों के बाद आफ्टर ऑल सरकारों ने, गवर्नमेंट्स ने ले चुकी हैं वो, और किसको, सही डिसीजन को जो है विड्रॉ करने का अपनी पुलिस फोर्सेस को 4 किलोमीटर के डिस्प्यूटेड स्ट्रेच से, स्ट्रेच का मतलब होता है एरिया, तो 4 किलोमीटर के इस डिस्प्यूटेड एरिया से अपनी पुलिस को वापस खींचने का सही डिसीजन वो ले चुकी हैं। और दूसरा काम क्या किया, डिसीजन क्या लिया, इसको मैंड करने का, इस पे लगाने का सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को, CRPF को, जब तक एक परमानेंट सोल्यूशन जो है फाउंड किया जाता है इस बॉर्डर के सवाल को। तो कह रहे इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, अपनी पुलिस को वापस खींच लिया और CRPF के हवाले पूरे एरिया को कर दिया है जब तक सोल्यूशन ना निकले। समझ गए? गवर्नमेंट्स की वर्ब है हैड टेकन, सोल्यूशन की वर्ब है इज फाउंड, पैसिव वॉइस में। स्ट्रेच का मतलब होता है एरिया। इन्होंने दो चीज़ों को डिसीजन लिया, दो कामों को करने का। पहला था विड्रॉ करने का, टू विड्रॉ, और दूसरा काम है टू लेट इट बी मैंड। यहाँ भी टू लगा हुआ है, बस हमने उसको यहाँ पे हिडन रखा है ना, टू यहाँ भी है, डिसीजन टू विड्रॉ, डिसीजन टू लेट, एंड के बाद। बढ़े आगे। कह रहा बट द ब्लॉकेट एंड द डैमेज कोज्ड to the only rail line connected to the Mizoram made matters tough, culminating in Mizo Bar Association filing a PIL before the Aizawl branch of Guwahati High Court against the economic blockage। अब इन्होंने क्या किया, कुछ प्रोटेस्टर्स जो हैं उन्होंने रेलवे लाइन को ही ब्लॉक कर दिया, एक ही जो लाइन जाती है मिजोरम में, है ना, और वहाँ पे ट्रक्स भी नहीं जाने दे रहे, तो लोग वहाँ भूखे मर रहे हैं, इकोनॉमिक ब्लॉकेड किया हुआ है। तो कह रहे लेकिन जो ये ब्लॉकेड आया है ना, और जो डैमेज आई है इस ब्लॉकेड के द्वारा जो कोज की गई है महज अकेली एक रेलवे लाइन को जो कनेक्टेड है मिजोरम से। कह रहा है इस चीज़ ने ना, इन दोनों चीज़ों ने मेड कर दिया मैटर्स को टफ, चीज़ों को और ज़्यादा मुश्किल बना दिया। और कैसे हुआ ये काम, कल्मिनेट होते हुए, एंड अप होते हुए, वाइंड अप होते हुए, इस मुकाम पे आते हुए, और मुकाम है मिजो बार एसोसिएशन का फाइल करने का एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को, एक याचिका को आइजवाल ब्रांच के सामने गुवाहाटी हाईकोर्ट की, और किसके खिलाफ, इसी इकोनॉमिक ब्लॉकेड के खिलाफ। तो ये सब वहाँ पे बैठ गए हैं असम वाले, मिजोरम में सामान भी नहीं जाने दे रहे खाने पीने का, तो वहाँ की बार एसोसिएशन जो है हाई कोर्ट में उन्होंने गुहार लगाई है कि इस इकोनॉमिक ब्लॉकेड को बंद करवाया जाए। समझ गए? ब्लॉकेड और डैमेज की वर्ब है मेड। कल्मिनेट होना मतलब किसी चीज़ का कहाँ पे आके रुकना, जैसे मेरी सफलता कल्मिनेट हुई, मेरी हार्डवर्क जो है कल्मिनेट हुआ मेरी सफलता में, तो माय हार्डवर्क कल्मिनेटेड इन माय सक्सेस। समझ गए ना, कौन सी चीज़ का क्या मुकाम होता है, क्या मंजिल होती है, ये कल्मिनेट नाम की वो बताती है। इसको आप एंड अप इन भी बोल दें, इसको आप वाइंड अप इन भी बोल दें, इसको आप आसान भाषा में रिजल्ट इन भी बोल सकते हैं। समझ गए ना, कल्मिनेट, एंड अप, वाइंड अप, रिजल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द चीफ मिनिस्टर्स नाउ सीम कमिटेड टू टॉक्स विद Assam's Himant Biswa Sarma, even suggesting that his government will approach the Supreme Court to find an amicable solution। कह रहे अब जो CM है दोनों ही स्टेट्स के, अब वो क्या दिखाई देते हैं, सीम होते हैं कमिटेड टू, एकदम कमिटेड दिखाई देते हैं टॉक्स के लिए, बातचीत के लिए। अच्छा, किस चीज़ के साथ ही, असम के हिमंत बिस्वा शर्मा के यहाँ तक कि सजेस्ट कर देने के साथ ही कि उसकी जो सरकार है वो अप्रोच करेगी द सुप्रीम कोर्ट को फाइंड करने के लिए एक दोस्ताने भरे सोल्यूशन को, एमिकेबल सोल्यूशन को। तो दोनों के CM अब ठंडे हो गए हैं, यहाँ पे भी वो भी अच्छा बोल रहे हैं मिजोरम वाले भी, और यहाँ पे भी हिमंत बिस्वा शर्मा यही बोल रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और शांति से ही इस मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। CMs की वर्ब है सीम, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। गवर्नमेंट की वर्ब है विल अप्रोच। एमिकेबल मतलब दोस्ताना भरा, एमिएबल हो, फ्रेंडली हो, कोर्डियल हो, है ना, हार्मोनियस हो, जिसमें आपस में प्रेम प्यार से किसी काम को करो तो एमिकेबल होता है। चलिए,
कमिटेड टू, ध्यान से देख लेना, कमिटेड टू वही वाला फ्रेज है जो अपने बाद में नाउन या जीरेंड को लेता है। टॉक्स, टॉक्स एक नाउन है, इसलिए इसकी आईएनजी फॉर्म को मैंने नहीं बनाया है। मैं आपको सारे वो फ्रेज एक बार फिर से दिखा रहा हूँ जिनमें टू के बाद में या तो नाउन आएगा और अगर वर्ब आई तो आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इस शीट में आपको मिल जाएंगे सारे के सारे, कमिटेड टू, विद द व्यू टू, है ना, कमिटेड टू भी लिखा हुआ है, लुकिंग फॉरवर्ड टू, रिसोर्ट टू, लीड टू, गिवन टू, एज अ मीन्स टू, ये सारे के सारे ऐसे ही हैं जिनके बाद में आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फिर किसी नाउन को यूज़ करना है। बार बार ये शीट मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आप इससे गो थ्रू हो, हर बार इसकी एक रीडिंग लिया करो, पूरी शीट की रीडिंग लोगे तभी आपको एग्जाम में अगर ये दिखेंगे आपको पता होगा इसके बाद में क्या लगाना है ना। चलो कह रहा है कंटिन्यूइंग टॉक्स विदाउट रेकमेंडेशंस इज द ओनली वे टू स्टैम्प डाउन टेंशंस बिटवीन द टू स्टेट्स। कह रहा है कंटिन्यू करना बातचीत को, जारी रखना वार्ता को, और कैसे, बिना रेकमेंडेशंस के। रेकमेंडेशन क्या होता है, आपने इधर से कुछ कह दिया, उसने उधर से कुछ कह दिया, मैं भी गाली दे रहा हूँ, तुम भी गाली दे रहे हो, म्यूचुअल एक्विजिशन हो रही है, आप मुझे दोषी ठहरा रहे हो और मैं आपको दोषी ठहरा रहा हूँ, इसको बोलते हैं रेकमेंडेशन। कह रहे बातचीत को जारी रखना बिना एक दूसरे पे उंगली उठाए। कह रहे यही ओनली वे है आउट, बाहर निकलने का, और किस लिए, टैम्प डाउन करने के लिए, टेंशन्स को कम करने के लिए, तनाव को दोनों स्टेट्स के बीच में। बातचीत करो और एक दूसरे पे उंगली उठानी बंद करो, इसी से तनाव कम होगा। कंटिन्यूइंग अगेन एक जीरेंड है, याद रखें जीरेंड हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, इसलिए मैंने इज लगाया है, आर नहीं लगाया। टैम्प डाउन आप जान गए हैं, है ना, धीरे धीरे ड्रॉ डाउन करना या डिक्रीज करना। रिकमेंडेशन मतलब एक दूसरे पे क्रिमिनल एक्यूजेशन लगाना, एक दूसरे को दोषी ठहराना। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। द सिचुएशन शुड नेवर हैव कम टू दिस। सिचुएशन ऐसी होनी ही नहीं चाहिए थी, सिचुएशन कभी भी कम टू दिस, इस पॉइंट पे आने ही नहीं चाहिए थी। समझ गए ना। शुड प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म बताती है पास की किसी ऐसी घटना को जो नहीं हो पाई, है ना। थर्ड कंडीशनल से इसको कनेक्ट कर लें, शुड प्लस में हैव प्लस में V3, सिचुएशन ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। कह व्हाट बिगेन एज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ द स्टेट्स in the border area that is disputed between them moved into a violent battle between police with paramilitary forces doing little to control or hold this। कह रहे जो चीज़ शुरू हुई, what began, और कैसे शुरू हुई, एक झगड़े के तौर पे रेसिडेंट्स के बीच में, स्टेट्स के, मिजोरम और असम के लोगों के बीच में, और कहाँ पे, बॉर्डर के एरिया के अंदर। कह रहा वो एरिया जो डिस्प्यूटेड है इन लोगों के बीच में। कह रहे जो चीज़ इस तरीके से शुरू हुई ना, वो मोर्फ इनटू हो गई, वो बदल गई एक वायलेंट बैटल में, एक हिंसक लड़ाई में पुलिस वालों के बीच। और किस काम के साथ ही, पैरामिलिट्री फोर्सेस के ना के बराबर करने के, डूइंग लिटिल करने के, कंट्रोल और होल्ड करने के, इस चीज़ को रोकने या कंट्रोल करने के, इस पूरे घटना को। तो कह रहा है ऐसे घटना शुरू हुई थी, छोटी मोटी छिटपुट घटना थी, और पुलिस वाले भी इसमें बीच में कूद पड़े और गोलीबारी होने लगी। पैरामिलिट्री फोर्सेस भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई पूरी घटना के अंदर। समझ गए। वट की वर्ब है बिगेन, दैट की वर्ब है डिस्प्यूटेड, मूव्ड इनटू भी एक वर्ब है यहाँ पे, इसको सही कलर देंगे। ये वर्ब है वट से चलने वाले इस पूरे क्लोज की। जो चीज़ ऐसे शुरू हुई ना इस तरीके से, ये पूरा क्लोज बता रहा है एक नाउन को, इस नाउन क्लोज की वर्ब होगी मॉर्फ्ड इनटू। ये पूरी चीज़ मॉर्फ इनटू हो गई, बदल गई एक पूरे डिस्प्यूट में। समझ गए। मॉर्फ तो आप जानते ही हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाना, पूरी तरीके से बदल जाना। जैसे मैंने आपको बताया था ना, किसी जैसे वो नदी जो है समंदर में बदल गई और जो है पूरी सिटी को निगल गई, तो मॉर्फ वही बताता है किसी चीज़ के कायाकल्प को। कह देयर रोल इन स्टॉपिंग द वायलेंस एंड सिक्योरिंग द पीस इन द बॉर्डर एरियाज बिटवीन द स्टेट्स विल नाउ बी पैरामाउंट, इवन एज द असम गवर्नमेंट मस्ट कंपेल रेसिडेंट्स टू अवॉइड कंटिन्यूइंग द ब्लॉकेट। कह रहा है उनका जो रोल है, किनका भाई, पैरामिलिट्री फोर्सेस का, उनकी जो भूमिका है स्टॉप करने में वायलेंस को और सिक्योर करने में पीस को, और कहाँ पे, बॉर्डर एरियाज में, दोनों स्टेट्स के बीच में। कह रहे इनकी जो भूमिका है ना अब होगी पैरामाउंट, अब इनकी भूमिका होगी मोस्ट प्रोमिनेंट, और भी ज़्यादा बहुत ज़रूरी। और किसके लिए, कैसे, कह रहे यहाँ तक कि जब असम की सरकार को कंपेल करना चाहिए, मजबूर करना चाहिए अपने रेसिडेंट्स को कि वो अवॉइड करें, कंटिन्यू करना, जारी रखना इस ब्लॉकेट को, इस तालाबंदी को। तो पैरामिलिट्री को अपना काम करना है एरिया में जो है, और दूसरा कोई हिंसक घटना को नहीं होने देना है, इनकी भूमिका बड़ी पैरामाउंट है। और असम की सरकार का अपना काम है कि लोगों को समझाए और इकोनॉमिक ब्लॉकेट जो है मिजोरम का बंद करवाए। समझ गए। रोल की वर्ब है विल नाउ बी, असम गवर्नमेंट की वर्ब है मस्ट कंपेल। कंपेल का मतलब होता है किसी को प्रेशर में लाना, किसी पे जोर देना। पैरामाउंट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रीडोमिनेंट बोल दें इसको। अब आपसे मेरा एक सवाल है,
अवॉइड के बाद में कंटिन्यूइंग क्यों लिखा हुआ है? अवॉइड टू कंटिन्यू भी तो लिख सकते थे ना। टू कंटिन्यू की जगह पे कंटिन्यूइंग लिखने का क्या रीज़न है? चलो दिखा देता हूँ फटाफट से वो सारी वर्ब्स जिनके बाद में हमेशा आएगी तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अवॉइड के बाद में, एडमिट के बाद में कंसीडर, इमेजिन, स्पेंड टाइम, कीप, है ना, मेंशन, रिसेंट, रिपोर्ट, इनके बाद में हमेशा क्या होगा? वर्ब की आईएनजी फॉर्म को ही आप यूज़ करोगे। मनोज मेंशनड गोइंग बैक होम, मनोज ने मेंशन किया वापस घर जाने का, तो मेंशनड टू गो नहीं, मेंशनड गोइंग बैक होम। इस तरीके से आप जो है इन वर्ब्स को हमेशा जीरण दोगे दूसरी वर्ब इनको जब भी देनी हो। समझ गए ना? इस पे क्वेश्चन बनेगा आज का क्विज में। अवॉइड प्लस में कंटिन्यूइंग इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है। कह रहा है एन इम्पार्शियल इंक्वायरी into the sequence of events that led to the firing incident and the deaths must also be held so that such a situation does not recur। कह रहे एक इम्पार्शियल सी इंक्वायरी हो, एकदम जो है इस तरह की इंक्वायरी जिसमें कोई भी तरफदारी ना हो किसी की भी, और किसमें? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में कैसे कैसे घटनाक्रम रहा है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है घटनाक्रम, पहले क्या हुआ फिर बाद में क्या हुआ, और वो इवेंट्स का सीक्वेंस जो लीड टू कर गया फायरिंग इंसिडेंट की तरफ और मौतों की तरफ। कह रहा है ऐसी एक इंक्वायरी है ना, अब रखी ही जानी चाहिए पैसिव वॉइस में, मस्ट ऑल्सो बी हेल्ड, ताकि सो दैट सिचुएशन रिकर ना हो, सिचुएशन फिर से उभरे नहीं। समझ गए ना? इंक्वायरी की वर्ब है मस्ट ऑल्सो बी हेल्ड, दैट की वर्ब है लेड टू, सिचुएशन की वर्ब है डज नॉट रिकर। रिकर बना है री प्लस में अकर से, अकर का मतलब होता है टेक प्लेस करना, घटित होना, री अकर को हम बोलते हैं रिकर, है ना, बीच में से ओ को निकाल देते हैं। चलिए सिंपल सेंटेंस था। कह रहा ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेटलिंग द बॉर्डर्स टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ बोथ स्टेट्स अ कंसर्टेड पीपल ओरिएंटेड अप्रोच बाय द रेस्पेक्टिव अथॉरिटीज विद द फैसिलिटेशन ऑफ द सेंटर कैन स्ट्राइव टू अचीव that instead of a purely juridical approach that seeks to address this via the state's respective historical claims, a method that is used to settle sovereign claims। बहुत ही लंबा सेंटेंस और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा लिखने का मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करूंगा। राइटिंग थोड़ी सिंपल होनी चाहिए, है ना। अभी इसने खुद ही ऐसा लिखा है, खुद ही भूल जाए क्या लिख कर बैठा है। देखो कह रहा ऑन द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे, ऐसे सवाल पे, सवाल का एक है सेटल करने का है बॉर्डर को, और किस पे? सेटिस्फैक्शन पे, दोनों स्टेट्स के, दोनों स्टेट्स की संतुष्टि पे। कह रहा है इस सवाल की अगर बात की जाए ना, कैसे बॉर्डर को सोल्यूशन लाया जाएगा ताकि दोनों स्टेट सेटिस्फाइड हो। कह रहा है इस सवाल के जवाब में एक कंसर्टेड पीपल ओरिएंटेड अप्रोच जो है ना, ऐसी अप्रोच जो एक तो कंसर्टेड हो, कोऑपरेशन वाली हो, दूसरा लोगों को ओरिएंटेशन में रखें, लोगों की बात को समझे, और किसके द्वारा? दोनों ही रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ के द्वारा, और जिसमें फैसिलिटेशन हो सेंटर का, जिसमें बीच बचाव हो, जिसमें हेल्प की जाए सेंटर के द्वारा। कह रहा है ऐसी जो अप्रोच है ना, वो स्ट्राइव कर सकती है, कोशिश कर सकती है अचीव करने का इस चीज़ को, और किसके बजाय? ऐसी अप्रोच किसके बजाय? एक प्योरली जुरिडिकल अप्रोच के, एक एकदम प्योरली जुडिशियल अप्रोच के, न्यायिक अप्रोच के। जो अप्रोच सीख करती है एड्रेस करने का इस चीज़ को, और किसके जरिए? स्टेट के रिस्पेक्टिव हिस्टोरिकल क्लेम्स के जरिए। असम का हिस्टोरिकल क्लेम क्या है, ऐतिहासिक दावा क्या है, मिजोरम का ऐतिहासिक दावा क्या है। कह रहा है ऐसी जो अप्रोच है इसके बजाय हमें जुरिडिकल अप्रोच की जगह कंसर्टेड अप्रोच चाहिए इंस्टेड ऑफ दिस अप्रोच। और ये जो तरीका है ना इस तरह का स्टेट के हिस्टोरिकल क्लेम से जाने का, ये एक मेथड है जो यूज़ किया जाता है सेटल करने के लिए सोवरेन क्लेम्स को। समझे ना? वो यही कहना चाह रहा है कि आपको जुरिडिकल अप्रोच मत लगा लेना जिसमें आप जो है वैज्ञानिक तौर पे चले जाओ कि असम का 15वीं शताब्दी में असम कहाँ तक था, और मिजोरम जब बना था उसके बाद वो कहाँ तक बनाया गया था। इस अप्रोच से झगड़े बढ़ेंगे। आपको एक पीपल ओरिएंटेड अप्रोच चाहिए जिसमें कोऑपरेशन हो सब तरफ के लोगों का, और सेंटर का बीच बचाव किया गया, उसी से इस मामले को, क्वेश्चन को आप सुलझा सकते हैं। अब समझे इस सेंटेंस को? थोड़ा लंबा है पर आसान है अगर आप ब्रेक कर लोगे तो। अप्रोच की वर्ब है कैन स्ट्राइव, स्ट्राइव का मतलब होता है किसी काम को करने की कोशिश करना। एंडेवर बोल दो, सीख बोल दो। स्ट्राइव के लिए आप एक्सर्ट वन सेल्फ नाम का वर्ब भी यूज़ करते हैं ना, बहुत अच्छा वर्ब है ये। एक्सर्ट वन सेल्फ का मतलब भी होता है किसी काम को करने की भरसक कोशिश करना। जुरिडिकल मतलब जुडिशियल, जो स्टैट्यूटरी हो, जो एकदम न्यायिक हो। कंसर्टेड मतलब कोऑपरेशन वाला, यूनाइटेड हो, जिसमें सब लोग आपस में मिले हुए हो। बड़े आगे चलो कह रहे हाँ, आफ्टर ऑल बोथ असम एंड मिजोरम आर पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन एंड इंटर-स्टेट कोऑपरेशन कोहेजन आर सेंट्रल टू द सैंक्टिटी ऑफ फेडरल सिस्टम। कह रहे सब चीज़ों के बाद असम और मिजोरम दोनों ही स्टेट्स ऐसी स्टेट्स हैं जो पार्ट हैं, एक हिस्सा हैं इंडिया के यूनियन का, केंद्र के यूनियन का, है ना,
भारत के संघ का। और कह रहा है इंटर स्टेट जो कोऑपरेशन है, स्टेट्स के बीच का जो सहयोग है और जो कोहेजन है, जो उनके बीच का बॉन्ड है, कह रहा है ये सेंट्रल है, ये बहुत की है, इंपॉर्टेंट है सैंक्टिटी के लिए, पवित्रता के लिए किसी भी संघीय सिस्टम की, फेडरल सिस्टम की। तो कह रहा है सब चीज़ों के बाद में ये मत भूल जाना असम मिजोरम आते इंडिया में ही है ना, इंडिया का ही पार्ट है। अगर आपस में लड़ रहे हो ठीक है, लड़ लिए, लेकिन लास्ट में इस चीज़ को याद रखना है कि स्टेट से ही राज्य बना है, स्टेट से ही भारत बना है। हमारे आपस के प्यार प्रेम कोऑपरेशन से ही भारत को एक जो है ना आकार मिलता है। समझ गए? आसाम मिजोरम की वर्ब है आर। स्टेट्स के नाम के आगे द कभी भी ना लगाएं। स्टेट हो, कोई जगह हो, कोई कंट्री हो, कभी भी अपने नाम के आगे द को नहीं लेती है ना। कोहेजन और इंटरस्टेट कोऑपरेशन की वर्ब है आर। सैंक्टिटी मतलब पवित्रता बोल दो, होलीनेस बोल दो, प्योरिटी बोल दो, ग्रेस बोल दो, राइचियसनेस बोल दो, है ना। पवित्रता के सब सिनोनिम्स हैं। थोड़ा सा टेढ़ा लिखा हुआ आर्टिकल था, लंबे सेंटेंसेस थे, लेकिन मेरे हिसाब से अब इतना मुश्किल आपको लगा नहीं होगा पूरा इस अप्रोच से पढ़ने के बाद। अगर आप 70-80% भी कर लेते हो ना तो बहुत अच्छी बात है। ये आर्टिकल्स पढ़ना बहुत आसान बात नहीं है ना। अब फटाफट से अपने क्या करेंगे, आज के क्विज पे आएंगे। आसान है, लेकिन जो लोग रोज़ पढ़ते हैं, जो लोग नए नए आते हैं, उनके लिए आसान नहीं होता है ना। अब 5 क्वेश्चन है आपके सामने, जो आपको बताया वही का वही सब अप्लाई होगा। एज अ मीन्स टू के बाद में क्या रखोगे भाई, वर्ब की आईएनजी फॉर्म रखोगे या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखोगे। अच्छा, आपको यहाँ पे इस आर्टिकल को देख करके बताना है चेयरमैन और चीफ मिनिस्टर एक ही हैं या दो हैं। अगर एक ही हैं तो सिंगुलर वर्ब दो, दो हैं तो प्लूरल वर्ब दो। फिर यहाँ देखना है आपको स्ट्राइविंग, एमिकेबल, रिटेलिएटरी और फ्रॉड, इन चारों वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है, कौन सा वर्ड यहाँ पे सही तरीके से सूट करेगा। फिर इस वाले क्वेश्चन में आपको 2 एरर्स मिलेंगी, आराम से देखोगे तो मिल जाएंगी, है ना। बहुत ही सिंपल सा एरर्स है, जो बताइए हैं वही मिलेंगी आपको यहाँ पे। ढूंढ लो, 5 क्वेश्चंस है, सबके रिप्लाई मिलेंगे फर्स्ट कमेंट में इसी वीडियो के, वहाँ से चेक करना। अपना स्कोर मुझे बताएं, आउट ऑफ 5 आपको कितने मार्क्स मिले। डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया है, स्टेट्स के विवाद कितने गंभीर हैं इंडिया में और कैसे इनको सुलझाया जाए। 3 सेंटेंसेस में से इसका जो आपको आंसर करना है। साथ ही एक प्लेलिस्ट यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं, इस प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे ग्रामर सारी की सारी शुरू से लास्ट तक। अगर जिन लोगों फॉलो नहीं किया है, इस प्लेलिस्ट से आज ही अपना ग्रामर का बेसिक बनाने की कोशिश करो। अंटिल देन, साइनिंग आउट।